डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 18 के पाठ को समझेंगे, जिसमें प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। जीवन परिचय का मतलब है कि उनका जन्म कहाँ, किस परिवार में हुआ, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की और उनकी मृत्यु कब और कहाँ कैसे हुई। यानी कि जन्म से लेकर कर मृत्यु तक में जो उन्होंने जो सारा कुछ उनके खुद के बारे में है, वो जीवन परिचय है। और उपलब्धियों में यानी कि उन्होंने कौन कौन से आविष्कार या खोज की हैं, वो उनकी उपलब्धियां हैं। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ठीक, वो उपलब्धियों में आता है। तो ये बोर्ड परीक्षा में अपने 6 नंबर का पाठ है, यानी कि इस पाठ में से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न तो होगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो हमें इस पाठ को उसी के हिसाब से तैयार करना है, याद करना है। 2 नंबर का प्रश्न थोड़ा छोटा होगा और 4 नंबर वाला प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा। तो टोटल 6 नंबर के इसमें से यानी कि 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो यहाँ हम आज इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक दिए गए हैं वो है सुश्रुत। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चरक के बारे में, यानी कि जो अलग अलग वैज्ञानिक जो सब दिए गए हैं। ठीक है, तीसरा जो वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है वो सीवी रमन है। चौथा डॉक्टर होमी जागिर भाभा है और पांचवा प्रफुल्ल चंद्र राय है। छठे जो वैज्ञानिक हैं वो है अपने पंचानन माहेश्वरी और 7 नंबर पे जो है वो डॉक्टर सलीम अली। 8 नंबर पे जो है वो है अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस प्रकार से इस पाठ में कुल 8 वैज्ञानिक हैं और 8 वैज्ञानिकों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। और जो बातें 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन जो आएगा वो आपको मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या आपको इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन आपको कर लेनी है, उसको तो आपको बिल्कुल याद करना है 2 नंबर के अकॉर्डिंग कि 2 नंबर का प्रश्न आएगा। 4 नंबर वाला पूरा पूरा प्रश्न आएगा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय और उपलब्धियों के बारे में लिखिए या टिप्पणी लिखिए, तो आपको उसमें पूरा करना है। तो जो बातें याद आपको अंडरलाइन करनी है, वो बातें याद रखनी है, वही बातें आपको लिखनी है। सबसे पहले अपन समझेंगे सुश्रुत के बारे में। सुश्रुत जो कि मेडिकल लाइन में है, मेडिकल लाइन यानी कि चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सक रहे हैं। और विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। देखो, पहला ही क्वेश्चन यहां से बनता है, आपको अंडरलाइन करना है कि सुश्रुत किसके वंशज है या सुश्रुत को किसका वंशज माना गया है। तो विश्वामित्र का वंशज माना गया है। विश्वामित्र जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, तो विश्वामित्र के ही वंशज हैं, यानी कि विश्वामित्र के ही वंश में पैदा हुए हैं सुश्रुत। ठीक है, पहली बात तो ये यहां से क्वेश्चन बनता है। और जन्म कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। उन्होंने धन्वंतरी के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान प्राप्त किया था। धन्वंतरी भी एक चिकित्सक हुए हैं और उनके आश्रम में ये रहते थे और वहीं से उन्होंने चिकित्सा ग्रहण की थी, चिकित्सा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया, जो आज भी प्रासंगिक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, यानी कि शल्य चिकित्सा जिसे अपन अंग्रेजी में ऑपरेशन कहते हैं या सर्जरी भी कहते हैं। सर्जरी यानी कि चीर फाड़ करना, शरीर के में किसी अंग में कोई रुकावट या बाधा होने पर, या कोई है ना, ऑपरेशन जो अपन करते हैं तो चीर फाड़ करके, तो वो शल्य चिकित्सा कहलाती है। हिंदी में उसको शल्य चिकित्सा कहते हैं, ऑपरेशन करना या सर्जरी करने को। तो सुश्रुत ने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था और उनकी जो शल्य चिकित्सा के बारे में जो बताया था वो आज भी प्रासंगिक है, यानी कि आज भी सही है जो उन्होंने उस समय बताया था। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर अनेक जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए तथा संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। यानी कि इनके द्वारा जो यंत्र, जो औजार ऑपरेशन करने में काम में ले जाते हैं वो आज भी मान्य है, सही है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि सुश्रुत ने ही सबसे पहले शल्य चिकित्सा के बारे में बताया और ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बताया, और उनके जो औजार हैं ऑपरेशन करने के लिए उनके बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, सुश्रुत की तस्वीर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है
उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण है। यानी कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, ठीक है, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता, जो कि पुस्तक है, बहुत बड़ी पुस्तक है। और इस सुश्रुत संहिता में ही शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि आंख का ऑपरेशन किस प्रकार से करना है, नाक का कैसे करना है, गले का कैसे करना है, तो वो सारी क्रियाएं उसमें बताई हुई हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि सुश्रुत के द्वारा रचित ग्रंथ या संहिता कौन सी है, तो आपको करना है सुश्रुत संहिता। ठीक है, इन्हीं के नाम में है, इन्हीं के सम्मान पे है। आगे देखिए, आगे लिखा है जोसेफ लिस्टर से कई शताब्दी पूर्व है। देखो, एक जोसेफ लिस्टर नाम के भी एक चिकित्सक हुए हैं, एक डॉक्टर हुए हैं, जो कि शल्य चिकित्सा के बारे में और अपूर्ति दोष के विचार रखते थे। अपूर्ति दोष क्या होता है, जब चीरफाड़ करते हैं जिन उपकरणों से, ठीक है, शरीर के अंग को चीरते हैं, काटते हैं, ऑपरेशन करते हैं उस समय, तो वो जो अंग ऑपरेशन के औजार हैं, यंत्र हैं, अगर वो दोष युक्त होंगे, ठीक है, उनके ऊपर जीवाणु होंगे, कीटाणु होंगे, रोगाणु होंगे, तो शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। इसलिए उनको, उन औजारों को, उन यंत्रों को रोगाणु रहित करना आवश्यक होता है, जीवाणु रहित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसे उनके कारण जब दोष होते हैं, औजार के कारण, अगर कोई किसी व्यक्ति को चीरफाड़ करते समय उस औजार को काम में लेंगे और उससे अगर कोई दोष हो जाता है, तो वो अपूर्ति दोष कहला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जोसेफ लिस्टर से कई शताब्दी पूर्व ही सुश्रुत ने, इन्होंने यानी कि सुश्रुत ने अपूर्ति दोष का विचार किया। यानी कि उन्होंने ये बता दिया था कि अपूर्ति दोष, अगर औजार को ठीक प्रकार से पुत्तिरोधी नहीं किया गया है, यानी कि रोगाणु रोधी नहीं किया गया है, रोगाणु उस पे से नहीं हटाए हैं अपन ने गर्म करके या कैसे भी रासायनिक घोल के अंदर डुबो करके अपन उसको रखते हैं, तो वो औजार जो है वो सही रहते हैं, वो यंत्र जो चीरफाड़ का काम करते हैं, उनसे रोग नहीं होता है। तो ये पहले ही बता दिया था, जोसेफ लिस्टर से पहले ही सुश्रुत ने बता दिया था। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देशित किया था। यानी कि अगर किसी व्यक्ति से कोई ऑपरेशन करना है, तो उसके जो औजार काम में लेंगे उनको बहुत ज्यादा अपन गर्म कर देंगे, तो उनके ऊपर चिपके हुए जो रोगाणु है वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया था गर्म करके, ठीक, ताकि कीटाणु मर जाए, उनके ऊपर चिपके हुए जो औजार और जो यंत्र हैं उन पे चिपके हुए कीटाणु रोगाणु मर जाएंगे और अपूर्ति दोष न रह जाए, यानी कि उससे कोई दोष नहीं होगा उससे। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात और आती है, यहां से अपूर्ति दोष वाली तो बात होगी, अगली ही बात है कि इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने में विषहीन जोंकों का इस्तेमाल किया था। जोंक, देखो ये जो और को अलग अलग नहीं है, ये एक जगह, ये जोंक, जोंक एक छोटा सा कीट होता है। ठीक, तो रक्त का थक्का जमने से रोकने में किसका प्रयोग किया था, उन्होंने जोंकों का इस्तेमाल किया था। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि सुश्रुत ने रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए किनका प्रयोग किया था, जोंक। ठीक है ना, आपको लिखना जोंक। आगे देखिए, सुश्रुत द्वारा 26 शताब्दी पहले नाक, कान वह होठों आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। यानी कि उनका जो ग्रंथ है सुश्रुत संहिता और अन्य ग्रंथ जो उनके द्वारा रचित है, उनके अंदर भी ये बताया गया है कि सुश्रुत नाक, कान और होठों की प्लास्टिक सर्जरी, अगर किसी का नाक का भाग कट गया है, कान कट गया है या होठ कहीं से कट गया है, तो उनकी प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने की थी। तो इसलिए इनको प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। इनकी वास्तव में इन्हें प्लास्टिक सर्जरी के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है कि किसी अंग, जहां से कोई नाक, कान या होठ कटा है, तो किसी दूसरे स्थान से वहां त्वचा को काट करके उस नाक, कान या होठ के ऊपर चिपका देते हैं, उसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। ठीक है, तो शल्य, अब देखो आगे इसमें बात आती है, शल्य चिकित्सा के 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। उनके संदेश यंत्र आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग, फोरसेप्स या काटने व पट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली फोरसेप्स या चिमटियों के पूर्व रूप है। यानी कि उन्होंने 101 यंत्रों के बारे में बताया। ठीक है, ऑपरेशन करने वाले जो औजार और यंत्र हैं, उन्होंने 101 यंत्रों के बारे में बताया था। और जो वर्तमान में जो फोरसेप्स और चिमटी जो काम में लेते हैं वैज्ञानिक ऑपरेशन करने के लिए, वो उन्हीं से माने गए हैं, कि वो उन्हीं को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, उनको रूपांतरित करके उनमें सुधार करके बनाए गए हैं। इन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई के विषय में भी उपयोगी निर्देश दिए हैं कि जो चिकित्सालय अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए।
आगे लिखा है निष्कर्षतः, यानी कि उनके जो सुश्रुत है उनसे वैज्ञानिक जो अपने चिकित्सक हैं, इनसे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या अपन को बात सीखने को मिलती है। चिकित्सा ज्ञान में भारत बाकी देशों से बहुत आगे था, यानी कि मेडिकल लाइन के अंदर, चिकित्सा के अंदर भारत पहले ही विश्व गुरु रहा है। सुश्रुत का ग्रंथ अन्य भाषाओं में अनुवादित हुआ है, यानी कि कई देशों के वैज्ञानिक जो इसका अनुपालना करते हैं, सुश्रुत के ग्रंथ को पढ़ते हैं। और जो चिकित्सक हैं, विदेशों के जो डॉक्टर हैं, वो भी इन्हीं के सुश्रुत ग्रंथ, सुश्रुत की जो प्लास्टिक सर्जरी है, ठीक है, और शल्य चिकित्सा है, उनसे सीखते हैं। तथा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, इनका ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ था, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक कहा गया है, यानी कि शल्य चिकित्सा का पिता या प्लास्टिक सर्जरी का इनको जनक या पिता कहा जाता है। जनक या पिता का मतलब होता है जो सबसे पहले जिसने इसके बारे में बताया और काम किया, वो वो क्या कहलाते हैं, जनक या पिता कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में सुश्रुत जो चिकित्सक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम चरक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ये भी अपने चिकित्सक हैं, और चरक के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।